बोर्ड मीटिंग, कंपनी लॉ में बोर्ड मीटिंग 173 से 177 तक 173। तो उसमें 173 में एक 174 में कोरम का पॉइंट आता है, आपको पता हो तो उसके अंदर आता है 173 में ही आ जाता है कि कोरम की गिनती में हम वो लोग वैसे जो फिजिकल प्रेजेंट है उनको भी गिनते हैं और जो फिजिकल की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मोड से आते हैं उनको भी गिनते हैं, आपको पता होगा। लेकिन उसमें एक ध्यान रखना आप लोग, आजकल एक उसमें पहले रूल 4 दिया हुआ आपका, तो कंपनी लॉ की बुक खोलो, वहां पे रूल 4 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं विषय जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरम प्रेजेंट फिजिकल होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला नहीं गिना जाता। पता होगा वो 500 विषय लिखे हुए हैं, देखो बुक में ढूंढो, मिल गए क्या सबको? मिल जाते हैं वो एंड्रेज कर लेना बुक में। बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में कोरम के गिनती के लिए 500 स्पेशल सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए होंगे। पहला पॉइंट क्या है उसमें? सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वगैरह कुछ ऐसा है क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट। आप अटेंडेंस पूरा प्रेजेंट रख लो, एक एक जने की एक एक दिन की पर्टिकुलर अटेंडेंस देख रहा हूँ और पूरी कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जल्दी ढूंढो 14 जनों को कैसे मिला अभी तक, बाकी लोग भी ढूंढो। तो इसके अंदर देखो अपने 14 आपको वो विषय जो लिखे हुए हैं ना, वो अभी कोरोना की वजह से सरकार ने वो लिस्ट हटा दी। मतलब अब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरम आजकल गिना जाएगा। मतलब वो सब्जेक्ट लिस्ट हटा दो, वहां वो लिस्ट को काट दो और वहां लिख दो लिस्ट हैज बीन ओमिटेड। लिस्ट हैज बीन ओमिटेड कौन सा रूल नंबर दिया हुआ है? वो रूल नंबर 3 है या 4 है? 4 होगा शायद। 4 रूल नंबर 4 को 4 ही हट गया, रूल नंबर 4 ओमिटेड हो गया, रूल नंबर 4 हट गया। मतलब अब आपको कोई पूछे कि ऐसे विषय बताओ जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डील नहीं कर सकते, एक बड़ा क्वेश्चन होता था वो, तो अब कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा, हर विषय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डील कर सकते। ये कोरोना की वजह से सरकार ने वो रूल 4 ही हटा दिया। पता चल गया कि सबको? सेक्शन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में सेक्शन 73 173 उसके अंदर रूल 4 दिया हुआ है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड मीटिंग में हम डील नहीं कर सकते, वो विषय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं डील किए जा सकते, वो विषय अब हटा दिए। तो उन रूल 4 को हटा देना एक बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना, सेटअप का मैंने आपको बोला है, सी पार्ट जो है वो आप लोगों को काफी थोड़ा दिक्कत वही कर सकता है। ए पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, बी पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। सी पार्ट को आप लोग मॉड्यूल में से पढ़ना, थोड़ा मॉड्यूल में चेंज भी हुआ है सी पार्ट में, ठीक है ना? हालांकि वो आप लोग अभी टेस्ट के हिसाब से तो देखो मैं अब मॉड्यूल में से बता पाऊं या नहीं बता पाऊं, आप लोगों को कोशिश तो मैं पहले ही करूंगा कि टेस्ट के पहले ही सी पार्ट करवा दूं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं देखो आपको उन बेस में, अब जैसे सी पार्ट उनके भी चालू होगा तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ दो सी पार्ट, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ भी बहुत पहले का है तो भूल भी गए होंगे। तो आप लोग सी पार्ट को, मैं उन बच्चों के साथ सुबह 9 बजे से क्लास रहती है, देखूंगा मैं भी सी पार्ट का क्या करता हूँ। आप इसमें प्रेजेंट में आप 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उस 9वें चैप्टर में आ जाओ। आपने लास्ट में क्या पढ़ा था याद हो तो? डिस्क्लोजर पढ़ा था क्या? यस सर। डिस्क्लोजर पढ़ा होगा पिछली क्लास में, रेम्यूनरेशन वगैरह का, इन सब का, ठीक है? अब डिस्क्लोजर के आगे आप लोगों को मैं देखो बता रहा हूं क्या, एक देखो आपको दिया हुआ मिलेगा इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, मिल गया क्या? टॉपिक ढूंढो, पेज नंबर शायद 366 पे होना चाहिए, 366 सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट मिल जाता है वो टॉपिक। फटाफट हैंड रेज कर लिया करो ताकि मेरे को सामने पता चलता रहे कि मैं जिस टॉपिक पे हूँ आप लोग पहुंचे कि नहीं। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट मॉड्यूल में चल रहा है, 9वां चैप्टर चल रहा है मॉड्यूल के अंदर, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट 9वां चैप्टर। आज कई बच्चे मेरे को नहीं लग रहे क्योंकि 30-32 की प्रेजेंस रहती है, आज 44 जने हो आप, स्टार्ट का भी असर है। तो आप लोग पहला काम जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पीछे 3 क्लास जो हो गई उन तीनों की रिकॉर्डिंग देखना, वीडियो अवेलेबल है ऐप पर,
ए पर वीडियो, तो स्पेशल वीडियो क्लासेस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उन तीनों को देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, जिससे आप कंपनी लॉ में 20-25 नंबर तक बढ़ा सकते हो। ये स्पेशल क्लास का फायदा ये कि रेगुलरली आपका ए पार्ट जो वीक रहता है, मैं सबसे ज्यादा फोकस ए पार्ट पे कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। बी पार्ट आप लोगों को मैंने पहले ही बोल रखा है, बी पार्ट सी पार्ट एक बार कंपनी लॉ का आप मत पढ़ो, आप कंपनी लॉ का बी पार्ट सी पार्ट का मैं आपको नोट्स दूंगा एकदम इजी सुंदर, वो नोट्स में से आप लोग पढ़ लेना, बी पार्ट सी पार्ट एकदम इजी लगेगा। तो आप लोग एक जिनके पास 5 ईयर के, वापस बोल रहा हूँ, जिनके पास सोल्ड पेपर नहीं है वो ऑफिस से ले लेना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, आप में से भी अभी सब बच्चों ने नहीं लिया, 30-32 बच्चों ने लिया हुआ है, जिनके पास दिसंबर के सोल्ड पेपर नहीं है, पिछले 5 अटेम्प्ट के, वो ले लेना ऑफिस से, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप लोगों के लिए, दिसंबर वालों के लिए। तो कई जनों के पास नहीं है। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, आप सेक्रेटरियल ऑडिट की सेक्शन कौन सी पढ़ते हो आपको जानो तो, सेक्रेटरियल ऑडिट 204 में आता है। कौन कौन सी कंपनी के लिए जरूरी होता है सेक्रेटरियल ऑडिट आपको जानो तो, एक तो लिस्टेड कंपनी, एक आता है जो कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो, सेटअप कैपिटल आती है 50 करोड़ से ज्यादा हो, और बोरोविंग आता है 100 करोड़ से ज्यादा हो। वो लिमिट भी लिख रखी है, और यहाँ पे हमें तब ये जवाब देना है जब सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बोले। रिपार्ट सीपार्ट के बनने वाले हैं आप लोग। अंजलि तू तो लेती है क्लास लेती है तो बनाया कर, उसकी क्लास नहीं लेती क्या पहले वाली? उसके अंदर अपने इनके तो बन चुके, मैं जितने बन चुके आपको उतने या तो भेज दूंगा अपने सेक्शन, जैसे यहाँ से यहाँ तक बन चुके 149 से लेकर के 176 तक बन गए, 149 से 176, और उसके साथ SS1 के नोट्स बना दिए मैंने लगभग, तो वो नोट्स आप लोग वहां तक कर सकते हो। फिर 177 से लेकर 204 तक आप अलग कर सकते हो, 205 तक। तो आधा तो हो गया बी पार्ट एक तरह से उधर का, बोर्ड डायरेक्टर वाला। जनरल मीटिंग के तो मेरे साथ से आपके पास बने हुए होंगे, पिछली बार सबने जनरल मीटिंग तो नोट्स में से ही पढ़ा होगा। यस सर, वो तो बने हुए जनरल हैं। मीटिंग का तो सबका नोट्स में से ही पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वो नोट्स ही पढ़ लो, ठीक है ना। नोट्स पढ़ करके फिर आप बी पार्ट के केस स्टडी में आपको खुद ही सॉल्व करा दूंगा, आप केस स्टडी में मत जाओ अभी। आपको अभी तो काम ये करना है 5 अटेम्प्ट के सॉल्व पेपर कलेक्ट करने, नहीं चलेगा मैं भिजवा दूंगा, ठीक है, ये भी मैं ले आऊंगा इसको। तो देखो इसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट को लेके सेक्शन 204 क्या कह रही है, सुनिए ध्यान से। सेक्रेटरियल ऑडिट को लेकर के सेक्शन कह रही है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 204 एवरी लिस्टेड कंपनी, पहले तो ये बता रहा है कौन सी कंपनियों को सेक्रेटरियल ऑडिट करानी होती है, ये सीएस करता है सेक्रेटरियल ऑडिट। एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी having a paid up capital of rupees 50 crore or more or turnover of 250 crore or more। एक तो आ गया लिस्टेड कंपनी, दूसरा आ रहा है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, तीसरा आ रहा है टर्नओवर जिसका 250 करोड़ और मोर, और चौथा आ रहा है एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग फ्रॉम बैंक 100 करोड़ और मोर। 4 कंपनियां होती है जिनको ये सीएस से सेक्रेटरियल ऑडिट करानी होती है। लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी, इसका आया हुआ है सवाल, ध्यान रखना। टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी, और बाकी ऐसी कोई कंपनी जिसका पब्लिक डिपॉजिट या बोरोविंग 100 करोड़ से ज्यादा हो। ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी के लिए ऊपर लागू नहीं है, ये चारों पॉइंट पब्लिक के ही है, एक तो लिस्टेड है, बाकी तीनों अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। और मोर शैल अनेक्स विथ बोर्ड रिपोर्ट, इन चारों कंपनियों को ये कह रहा है बोर्ड रिपोर्ट के साथ लगानी होगी एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। क्या लगानी होगी बोर्ड रिपोर्ट के साथ? एक सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट लगानी होगी, गिवन बाय ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो सीएस से ली जाएगी, जो प्रैक्टिसिंग सीएस है उससे, इन फॉर्म नंबर MR3। कौन सा फॉर्म होगा? MR3। रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन आपको बताया पहले भी मैंने पढ़ाई है इस चैप्टर में ही आपको। एलओडीआर रेगुलेशन लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, पूरा नाम जिसका सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। ये रेगुलेशन हर लिस्टेड कंपनी पे लागू होती है। वो क्या कहती है देखो, स्टेट दैट एवरी लिस्टेड एंटिटी, कि प्रत्येक लिस्टेड कंपनी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, और इसकी जितनी भी अनलिस्टेड सब्सिडरी होगी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट। इसमें एक अलग ही नियम आ गया कि लिस्टेड कंपनी को भी और उसकी अनलिस्टेड कोई भी सब्सिडरी हो, चाहे उसकी कैपिटल टर्नओवर कम भी क्यों ना हो, तो ये कह रहा है लिस्टेड और उसकी जितनी भी मटेरियल अनलिस्टेड कंपनी है सब्सिडरी, शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट एंड शैल अनेक्स विद इट एनुअल रिपोर्ट, और वो अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ लगाएंगे सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट भी लगाएंगे, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में लगाना होगा, given by a compliant company secretary in practice in such form as may be prescribed। निर्धारित फॉर्म में इनको ये तरह सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट भी लगानी होगी।
तो सेक्रेटरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनी के अलावा इसमें अनलिस्टेड सब्सिडरी के लिए भी जरूरी की हुई है, अगर वो मटेरियल है तो। फिर देखिए इसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, इसमें आ जाइए एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जो भरा जाता है, आप सेक्शन 92 पढ़ते हो ए पार्ट में, उसको एक एक्सट्रैक्ट के रूप में अपने को बोर्ड रिपोर्ट के साथ में भी भेजना पड़ता है। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न भरा जाता है कंपनी के द्वारा, बता दूंगा वापस। वो एनुअल रिटर्न जो भरा जाता है उसकी समरी, उसका एक्सट्रैक्ट, उसकी खास खास बातें, ये भी बोर्ड रिपोर्ट के साथ में हमें लगानी होगी। हम पढ़ रहे हैं आज बोर्ड रिपोर्ट के साथ क्या क्या लगाना पड़ता है उसको लेकर के। As per Rule 12 of the company's rule, the extract of annual return is to be attached. Annual return जो होता है उसका extract जो है वो अटैच किया जाएगा with the board report in form number MGT 9. Extract of annual return. Annual return का जो extract है वो ये कह रहा है, हालांकि हट गया अब रूल, हट गया, ये मेरे को भी ये याद आ गया। नीचे देखो स्टार करके दे भी दिया ना इसने। However, a company shall not be required to attach the extract of annual return with the board report in MGT 9। ये आजकल हटा दिया, लेकिन हटा दिया तो भी याद रखो, पहले तो रखना पड़ता था, अब पूछ सकता है तो पूछे तो आपको बोलना है कि हट गया। इसीलिए मैंने आपको वो अभी बोर्ड मीटिंग वाला बताया कि वो हट गया। हट गया तो जानबूझ के कई बार पूछ लेता है कि आपको वो सब्जेक्ट बताइए जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फॉर्म नहीं देखा जाता। तो आपको कहना है कि रूल 4 है नहीं, इसलिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस फॉर्म की चाहिए। तो वही बात यहाँ पे लागू हो जाएगी कि रूल 12 जो है वो कहता था पहले कि एक्सट्रैक्ट जो है एनुअल रिटर्न का वो अटैच करना होगा बोर्ड रिपोर्ट के साथ फॉर्म नंबर MGT 9 में। नीचे अब नोट क्या आ गया, अब एवर कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब ये कह रहा है कि कंपनी को जरूरी नहीं है तो अटैच द एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट साथ में लगाने की जरूरत नहीं है बोर्ड रिपोर्ट के साथ फॉर्म नंबर MGT 9 में। इन केस द वेब लिंक, तब नहीं लगाना पड़ेगा ये अगर इसका वेबसाइट का लिंक, इसका एनुअल रिटर्न जो हमने भरा है उसका पूरा एनुअल रिटर्न 50-100 पेज जितने भी पेज का है उसका अगर लिंक जो है वो अगर डिस्क्लोज कर दिया जाता है बोर्ड रिपोर्ट में तो। मीन आजकल वेबसाइट का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, तो ये कह रहा है कि आपको उसकी समरी की जरूरत नहीं है कि आप बोर्ड रिपोर्ट के साथ भेजो, आप उसका लिंक भेज दो कि कोई भी व्यक्ति अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहे, एनुअल रिटर्न पढ़ना चाहे हमारा, तो एनुअल रिटर्न अलग होता है, एनुअल रिपोर्ट अलग होती है। ये बोर्ड रिपोर्ट होती है, इसको एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है, और एनुअल रिटर्न होता है वो अलग होता है, वो आरओसी को जमा होता है सिर्फ सेक्शन 92 में। तो सेक्शन 92 में जो जमा होता है आरओसी को एनुअल रिटर्न 92 के तहत, उसकी कॉपी बोर्ड मीटिंग के बोर्ड रिपोर्ट के साथ लगानी है। बोर्ड रिपोर्ट जो कंपनी की एजीएम होती है उसमें रखी जाती है, उसके साथ लगानी थी। अब ये कह रहा है उसका खाली वेब लिंक दे दो, उसकी आपको एक्सट्रैक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। वेबसाइट का लिंक बता दो कि इस लिंक पे जाके आप ये रिपोर्ट देख सकती हो। फिर आ रहा है डिस्क्लोजर अंडर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। सेबी की गाइडलाइन बनी हुई है, तो आप सेबी की बुक में पढ़ोगे शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉइज कौन जो ईएसओपी देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं, उनको लेकर के बनी हुई है। तो आप एम्प्लॉय को जो शेयर देते हो उसको लेकर के क्या डिस्क्लोजर देना होगा। डिस्क्लोजर अंडर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, इसके तहत बोर्ड की रिपोर्ट में क्या लिखना होगा। हमने पहले भी परसों भी लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बोर्ड की रिपोर्ट में कुछ अलग अलग डिस्क्लोजर बताए थे कि इसके तहत ये डिस्क्लोजर देना होगा, स्वेट इक्विटी शेयर का ये, ईएसओपी का ये, सीएसआर का ये। तो वैसे ही ये डिस्क्लोजर चल रहे हैं अभी। रेगुलेशन 14 ऑफ द रेगुलेशन, ये जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक रेगुलेशन बनी हुई है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, जो हमें ये कहती है कि एक एम्प्लॉय को हम अलग अलग तरीके के बोनस शेयर, एक एम्प्लॉय को हम जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर और दूसरी कई सारी स्कीम के तहत ऑफर जो देते हैं उनको लेके कहती है। रेगुलेशन 14 प्रोवाइड दैट इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन दैट ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, एक कंपनी को जो नॉर्मल सूचनाएं दिखानी है उनके अलावा इन रिलेशन टू एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट की जो नॉर्मल सूचनाएं कोई कंपनी दिखाएगी कंपनी एक्ट में, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच ए कंपनी शैल आल्सो डिस्क्लोज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये कह रहा है डिस्क्लोज करना होगा द डिटेल ऑफ द स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड, जो स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एज स्पेसिफाइड बाय सेबी इन दिस रिगार्ड, जो भी स्कीम इस गाइडलाइन के तहत इंप्लीमेंट कर रही है कोई कंपनी, तो उसके लिए भी अलग से भी डिस्क्लोजर देना होगा जो सेबी ने तय कर रखा है। एज पर SS4 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 4 के अनुसार फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर टू बी मेड इन बोर्ड रिपोर्ट, क्या डिस्क्लोजर देना होगा वो देखिए नीचे बता रखा है। पहला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा एनी मटेरियल चेंज इन द स्कीम
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो ये करा अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे एनी मटेरियल चेंज इन द स्कीम में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है। अगर कोई स्कीम चल रही है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट की, उसमें क्या चेंज किया गया है, एंड वेदर द स्कीम इज इन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन। दूसरा, वेब लिंक ऑफ डिस्क्लोजर मेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एज रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन। इस रेगुलेशन के तहत जो भी हमने वेबसाइट पे डाल रखा है एम्प्लॉइज की डिटेल, शेयर बेस्ड बेनिफिट की डिटेल, उसका एक वेब लिंक भी देना होगा बोर्ड रिपोर्ट में कि भी अगर कोई व्यक्ति इस गाइडलाइन के तहत, रेगुलेशन के तहत पूरी डिटेल जानना चाहता है, कितने एम्प्लॉय को हमने कितना क्या ऑप्शन दे रखा है, तो वो वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वो कोई भी जाके देख सकेगा। फिर देखो डिस्क्लोजर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वाली तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। फिर अब आ रही है आईईपीएफ के तहत क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आईईपीएफ द बोर्ड शुड एज ए गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, बोर्ड जो उसको एक गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस के तौर पे इन्फॉर्म द शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना होगा। आपको ध्यान होगा आईईपीएफ में कब डाला जाता है पैसा, जब कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, कोई आपका डिविडेंड पहले तो 30 दिन के अंदर किसी को चुकाना होता है, जो चुका दो, कोई लेने नहीं आया तो अगले 7 दिन के अंदर उसको आपको ध्यान होगा आईईपीएफ में ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं अगले 7 दिन में पहले अनक्लेम्ड डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं, 7 दिन या 5 दिन, कितना आता है 5 दिन आता है 7 दिन, 7 दिन में आईईपीएफ है उसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, फिर वो 7 साल तक रहता है उसमें, और 7 साल में भी कोई लेने नहीं आया तो फिर आईईपीएफ होता है सरकार का कोष, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेक्शन बनी हुई है कंपनी एक्ट की 125, डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ती हो, ये टॉपिक थोड़ा यहाँ पे और आ रहा है। ये बोर्ड की रिपोर्ट में इसके बारे में क्या डिस्क्लोज करना होगा, हम यहाँ पे ये पॉइंट किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। आपको जब पूछे कि बोर्ड की डिस्क्लोजर बताइए, आपको ये पूछेगा व्हाट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन बोर्ड रिपोर्ट अबाउट आईईपीएफ। पिछले क्वेश्चन में भी ये था व्हाट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस। उससे पहले था व्हाट डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड इन बोर्ड रिपोर्ट रिगार्डिंग शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, व्हाट डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। ये सारी चीजें डिस्क्लोजर की चल रही है लास्ट वाली क्लास में और आज वाली में, कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर दिया जाए। तो आईईपीएफ को लेके देखिए, द बोर्ड शुड एज ए गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस इन्फॉर्म द शेयर होल्डर, उसको शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट द अमाउंट। द बोर्ड को एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे ये करा है, अपने शेयर होल्डर को बताना होगा वो अमाउंट इफ एनी विच हैव बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर उन्होंने कोई रकम आईईपीएफ में ट्रांसफर करी है क्या सेक्शन 125 के तहत साल भर के दौरान, तो वो बताना होगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति ने अगर 7 साल से पैसा नहीं लिया, वो डिविडेंड किसी का बकाया चल रहा है, किसी का एप्लीकेशन मनी बकाया चल रहा है, किसी का रिडम्पशन डिबेंचर का है उसका पैसा किसी ने नहीं दिया, कई सारे पॉइंट होते हैं इसके, तो वो 7 साल तक कोई लेने नहीं आया तो उसको आईपीएफ में डाला जाता है। तो देखिए बोर्ड शुड एज ए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्फॉर्म द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर को बताएगा अबाउट द अमाउंट इफ एनी विच हैव बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर टू द आईईपीएफ फंड। फर्दर द बोर्ड रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट, बोर्ड की रिपोर्ट में ये क्लियरली बताना होगा द अमाउंट इफ एनी विच वर टू बी ट्रांसफर टू द आईईपीएफ। बोर्ड की रिपोर्ट में ये भी बताना होगा कि अगर कोई रकम विच वर टू बी ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफर की जानी थी टू द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो आईईपीएफ में ट्रांसफर की जानी थी बट हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन कोई वजह से हमने पूरा पीरियड होने के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं किया अलोंग विद द रीजन ऑफ फेल्योर। अगर 7 साल हो गया, कायदे से हमें स्पेशल फंड में ट्रांसफर करनी थी, फिर भी अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया तो उसके पीछे रीजन क्या रहा वो हमें बताना होगा क्यों हमने आईईपीएफ में ट्रांसफर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू SS4, ये SS4 चल रहा है साथ में ध्यान रखना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 4। SS4 आपने SS1 सुना होगा बोर्ड मीटिंग का होता है, SS2 सुना होगा किस चीज का होता है, जनरल मीटिंग का। SS3 होता है डिविडेंड को लेकर के एक बना हुआ है। SS4 एक आया है बोर्ड रिपोर्ट को लेकर कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देनी चाहिए, तो हम ये सारे डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं, ये SS4 में बताए गए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 4। आपको बोर्ड रिपोर्ट में कल बताया था, परसों बताया था, वो भी लिखने चाहिए, आज बता रहा हूं वो भी लिखने चाहिए। क्या क्या आ रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू SS4 डिस्क्लोजर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। डिस्क्लोजर क्या क्या करना होगा, डिटेल ऑफ द ट्रांसफर टू द आईईपीएफ मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना आईईपीएफ में रकम ट्रांसफर किया है, नीचे बताई हुई अलग अलग डिटेल। डिटेल ऑफ द ट्रांसफर टू आईईपीएफ मेड ड्यूरिंग द ईयर एज मेंशन्ड बिलो, अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर, जो भी डिविडेंड किसी का बकाया 7 साल से और उसके शेयर दोनों आईईपीएफ में चले जाते हैं 7 साल बाद। रिडम्पशन अमाउंट, कोई प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया था और कोई लेने नहीं आया वो रकम। अमाउंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिपॉजिट की रकम
कि कितना डिपॉजिट जो है वो मेच्योर हो गया और कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, कि कितना डिपॉजिट है वो मेच्योर हो गया कंपनियों का और इंटरेस्ट उस पर कितना है जो कोई लेने नहीं आया। अमाउंट ऑफ मेच्योर डिबेंचर विथ इंटरेस्ट कोई लेने नहीं आया। वो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी और रिफंड के लिए बकाया चल रही थी और कोई लेने नहीं आया। ये सब 7 साल तक कोई लेने नहीं आता ना, सब ट्रांसफर हो जाते हैं। सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर या कोई अपने आनुपातिक शेयर जो आ गए .2 में और उनके बदले में कोई बेचने से जो रुपया मिला उसको कोई लेने नहीं आया। सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर जो बोनस शेयर में, मर्जर में, अमलगमेशन में जो फ्रैक्शनल शेयर बोलते हैं, एक का .2 में कोई आ जाए अंशु में, तो उनका कोई पैसा नहीं लेने आया। तो इन छह को ये कह रहा है बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होगा। डिटेल ऑफ द रिजल्टेंट बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ शेयर ऑलरेडी ट्रांसफर टू आईईपीएफ। आईईपीएफ में जो शेयर हमने ट्रांसफर कर दिए उनसे जुड़े हुए बेनिफिट के बारे में भी बताना होगा कि उन पे कोई डिविडेंड कल को हमने दिया था क्या, और शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं तो जो शेयर हमने आईईपीएफ में डाल दिए उन पे भी डिविडेंड हमने दिया होगा, तो वो कहाँ गया। ईयर वाइज अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, कितना अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड है हर साल का, लाइंग इन द अनपेड अकाउंट अप टू द ईयर। अमाउंट ऑफ डोनेशन, अगर कंपनी ने कोई डोनेशन दिया आईईपीएफ में तो वो, एंड सच अदर अमाउंट ट्रांसफर टू द आईईपीएफ इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर, या और कोई रकम जो आईईपीएफ में डाली गई है वो। तो ये सारी चीजें आपको ये तरह डालनी होगी। फिर अगला आता है क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी आया हुआ एक बार एग्जाम में। क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब आप जो शेयर जारी करोगे, डिबेंचर जारी करोगे, उनकी आजकल रेटिंग भी दिलवानी होगी। क्रेडिट रेटिंग देने वाली कई सरकारी एजेंसियां हैं, उनसे हमें रेटिंग करवानी होगी। वो हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को चेक करेगा, उनकी फीचर्स को चेक करेगा, वो ये देखेगा कि कंपनी में कैसी पोजीशन है हमारी सिक्योरिटीज की, हमने जो शेयर जारी कर रखे हैं वो कितने अच्छी स्थिति में कंज्यूमर को, उनको इन्वेस्टर को कितना उनसे फायदा नुकसान है, उसके आधार पे वो हमें रेटिंग देंगे A+, A, B, C, D, और वो रेटिंग हमें वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी किसमें, बोर्ड रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू SS4, as a good governance practice, the disclosure on credit rating should be included in the board report. SS4 के अकॉर्डिंग एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे हमें जो क्रेडिट रेटिंग मिली होगी हमारी सिक्योरिटीज को वो भी डिस्क्लोज करना होगा बोर्ड रिपोर्ट में। क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, हमें क्रेडिट रेटिंग क्या मिली, अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए क्या क्या रेटिंग मिली। नेम ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किस एजेंसी से क्या रिपोर्ट मिली। नेम ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कौन सी रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है, अलग अलग एजेंसियां, ICRA, क्रिसिल। डेट ऑन विच रेटिंग वाज ऑब्टेन्ड, किस तारीख को रेटिंग मिली। और रिवीजन इन रेटिंग, रेटिंग में कोई चेंज हुआ क्या साल के दौरान। और रीजन फॉर रेटिंग फॉर ए डाउनवर्ड रिवीजन, अगर हमारी रेटिंग डाउन हो गई तो डाउन होने के पीछे क्या रीजन रहा, क्यों हमारी रेटिंग डाउन हो गई वो भी, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जो सेक्शन आ रही है आगे 134, 136, 137, ये आपने वहां पढ़ रखी है। जो अकाउंट्स वाला चैप्टर होता है 128 से लेके 138 तक, उसमें आपने सेम पढ़ रखा है, इनमें कोई चेंज नहीं है। फिर देखो इसमें कुछ नया मिलता है वो आपको बताता हूँ। एक देखो आप इसमें 11वां पॉइंट आप लोगों को दिख रहा हो तो आपको पेज नंबर 370 पे देखिए, 370 पेज पे मिला क्या 11वां पॉइंट, 360, 370, 11वां पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को लेके। इट इज प्रोवाइडेड दैट, मिल गया क्या। पहली बात तो क्लास में बने रहना, स्टाफ को मैंने क्लास में एक जने को लगातार छोटा निगरानी करने के लिए, कई जने बहाना बनाते हो हमारा नेटवर्क डाउन हो गया, कई जने फिर वापस ज्वाइन नहीं हो रहा था, कई कुछ ये आधा पौन घंटा पढ़ लेते हो तब आपकी प्रॉब्लम होने चालू हो जाती है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी फेस्टिवल सीजन है, जितना पढ़ दोगे उतना ही आपका बोनस है। 11वां पॉइंट देखना, इसके अंदर 11वां पॉइंट है देखो 370 पेज पे। इसका हेडिंग भी बनाना चाहो तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लिख लेना हेडिंग इसके ऊपर, 11वें के ऊपर। ये चीजें जो भी बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना सर ने क्या क्या पढ़ाया। इट इज प्रोवाइडेड डेट इन द बोर्ड रिपोर्ट, ये भी ध्यान रखना है कि बोर्ड रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट मस्ट बी एनक्लोज, एक स्टेटमेंट जो वो शामिल किया जा सकता है विच शो द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। कंपनियां रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाती है, जोखिम कंपनी में जो रहती है उसको लेकर के, कि कंपनी में जैसे मान लो अपने कस्टमर से जुड़ी हुई जोखिम, कच्चे माल की जोखिम, वातावरण की जोखिम, टैक्स रेट बदलने की जोखिम, अलग अलग जोखिम होती है। जैसे कोरोना चल रहा है अभी, तो ये भी बिजनेस के सामने जोखिम ही है। कल परसों एक बड़ी कंपनी के कोई CS थे, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो
अभी 1.5 साल हो गया प्रोडक्शन बंद किए हुए, अभी प्रोडक्शन वापस चालू किया है, तो हमारे तो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गया, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम आती है। कोरोना की वजह से प्रोडक्शन बंद था, प्लांट बंद थे, मजदूर सब चले गए थे, तो अब धीरे धीरे वो पटरी पे लौट रहा है काम। तो ये रिस्की है, इसको मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, भविष्य में भी क्या मालूम वापस आ जाए ये चीजें। तो सजेस्टेड आइटम फॉर दिस स्टेटमेंट आर एज फॉलोइंग। इसमें क्या क्या डाला जा सकता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में? इंट्रोडक्शन डाला जा सकता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इसका अर्थ और मीनिंग डाला जा सकता है, टाइप ऑफ रिस्क, अलग अलग टाइप की रिस्क होती है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क होती है, नेचुरल रिस्क होती है, एनवायरमेंटल रिस्क होती है, लीगल रिस्क होती है, टाइप, रिस्क मैनेजमेंट हमने करने का क्या प्लान बना रखा है वो, रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, कौन सी जोखिम कम ज्यादा है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, जोखिम को पहचानना कैसे पड़ेगा, रिस्क हैंडलिंग, जोखिम को हैंडल कैसे करना है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, जोखिम की मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, और कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को लेकर। अब देखो नेक्स्ट बात आती है एनुअल रिटर्न, थर्ड पॉइंट नीचे देखिए, एनुअल रिटर्न, जो आपको मैं, क्योंकि आप पढ़ने को तो पढ़ते हो, ये चैप्टर नंबर 2 में आ जाता है, आपके एक रजिस्टर और रिटर्न का चैप्टर आता है आपके कंपनी लॉ की बुक में, वहां आता है एनुअल रिटर्न, लेकिन थोड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा देगा, ये चैप्टर में डिटेल बहुत ही अच्छी दी हुई है, तो आप इसको यहाँ पे पढ़िए एनुअल रिटर्न को, सेक्शन 92। ये एनुअल रिटर्न कोई जनरल मीटिंग में नहीं रखा जाता, ये तो हमारी कंपनी की एक पूरी कंप्लायंस का होता है, ये सीएस का सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक है एनुअल रिटर्न बनना। जैसे सीए का काम होता है एनुअल ऑडिट करना, वैसे ही हमारा काम होता है एनुअल रिटर्न सबसे मेन। हम पूरे साल का इसमें लेखा जोखा चेक करते हैं, कंपनी ने कौन से नियम को माना, कौन से को तोड़ा, कौन सी सेक्शन को तोड़ा, कंपनी दूसरे एक्ट, सारे एक्ट को इसमें कंप्लायंस के तौर पे हम आरओसी को जमा कराते हैं। साल खत्म होने के बाद कब तक जमा कराते हैं, एजीएम होने के बाद कब तक जमा कराते हैं, वो बातें सारी आ जाएगी। इसकी सेक्शन है 92, आप जनरली उसमें पढ़ते हो, रजिस्टर और रिटर्न वाले में, उसमें मेंबर्स का रजिस्टर आता है 88 में, 89 में इंडेक्स आती है, उसी के जस्ट बाद में 90, 91 वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर की आ जाती है, और फिर 92 इसकी आ जाती है। एनुअल रिटर्न इज द सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेक होल्डर ऑफ ए कंपनी। एनुअल रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये करा स्टेक होल्डर्स के लिए ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है ऑफ ए कंपनी, एज इट प्रोवाइड इन ए नटसेल, क्योंकि ये एक समरी के रूप में हमें प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी। एनुअल रिटर्न ये करा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है फॉर द स्टेक होल्डर ऑफ ए कंपनी, एज इट प्रोवाइड इन ए नटसेल, क्योंकि ये समरी के रूप में हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है, पूरी विस्तृत सूचनाएं दे देता है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। कंपनी में कंपनी की सारी चीजें आ जाती है इसमें, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, पूरी कंपनी की पूरे साल की लेखा जोखा, कंपनी की कंप्लायंस आ जाती है खासतौर पे। बोर्ड रिपोर्ट अलग है, बोर्ड रिपोर्ट में आपने पढ़ लिया अभी तक क्या क्या आ रहा था, वो कंप्लीट हो गया, बोर्ड रिपोर्ट का काम अब पूरा हो गया। बोर्ड रिपोर्ट के बाद में अब हमने दूसरा चालू कर दिया, क्या, एनुअल रिटर्न का काम चालू कर दिया। Annual return is a significant document for the stakeholder of a company as it provides in a nutshell very comprehensive information about various aspects of a company. It is perhaps the most important document. देखो क्या कर रहा है ये खुद ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता रहा है। It is the most important document of a company required to be filed by every company, जो हर कंपनी को फाइल करना होता है with the registrar from the financial statement. ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये करा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी कंपनी विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को जमा कराना होता है ये आरओसी को, एजीएम में नहीं रखा जाता। एजीएम में तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हो, एजीएम में आप बोर्ड रिपोर्ट रखते हो, ऑडिटर रिपोर्ट रखते हो, एजीएम में ये नहीं रखा जाता, ये आरओसी को जमा कराया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट टू बी कंपल्सरीली फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा यही सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार को जमा कराना पड़ता है एवरी ईयर, हर साल, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इवेंट और हैपनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी में चाहे कोई घटना हुई हो या नहीं हुई हो, आपको ध्यान से जगह जगह आता भी है। जैसे आप डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हो 164 क्लॉज 2, वहां डिस्क्वालिफिकेशन में यही तो आता है कि या तो कोई कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं कराया हो पिछले 3 साल से, या फिर आता है एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराया हो पिछले 3 साल से, तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस कंपनी के। मतलब ये एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो ही सबसे मेन चीज है जो आरओसी को हमें भेजने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने होते हैं, वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ 136 सेक्शन आप पढ़ चुके अकाउंट्स वाले चैप्टर में, 128 से लेके 138 तक। ये एनुअल रिटर्न 12वें सेक्शन में पढ़ा तो है, थोड़ा यहाँ स्पेशल रिवीजन करवा रहा हूँ उसका।
नीचे आ जाइए एप्लीकेबिलिटी। एज पर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को जरूरी है एनुअल रिटर्न फाइल करना इन फॉर्म नंबर MGT 7 containing the particular as they stood to the close of financial year। सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी, हर कंपनी को ये करा प्रिपेयर करना होता है एनुअल रिटर्न। कौन से फॉर्म में प्रिपेयर करना होता है? MGT 7 में। कंटेनिंग द पर्टिकुलर, और इसमें वो सारी सूचनाएं आ जाती है एज दे स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल के एंड में होती है वो सारी सूचनाएं इसमें आ जाती है। एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, ये ध्यान दीजिए कितने टाइम में जमा कराना होता है। इसमें सूचनाएं तो आती है वर्ष के एंड तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की, और ये रजिस्ट्रार को जमा कराया जाता है विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑन विच AGM इज एक्चुअली हेल्ड और फ्रॉम द लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। ये ROC को जमा कराना होता है कितने दिन में? AGM अगर आपकी कंपनी की हुई है तो होने के AGM हुई है जिस तारीख को उसके 60 दिन में, और AGM अगर नहीं हुई तो वो लास्ट डेट जिस तारीख तक AGM हो जानी चाहिए थी उसके 60 दिन के अंदर आपको ROC को जमा कराना है। तो ये AGM होने की तारीख से या AGM जो है अपने हुई है उस तारीख से, या अगर AGM नहीं हुई तो AGM कब तक हो जानी चाहिए थी? 30 सितंबर को हो जानी चाहिए थी, तो उसके अगले 60 दिन में यानी नवंबर तक। फिर नीचे करा द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अप्लाई टू ए फॉरेन कंपनी। सेक्शन 384 के अंतर्गत ये बता रहा है कि प्रोविजन जो है सेक्शन 92 के अंडरलाइन करो, फॉरेन कंपनी पे भी लागू होंगे, सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन और अडॉप्शन एज मे बी प्रोवाइडेड इन द रूल। रूल्स में जो बताई हुई बातें उनको ध्यान में रखते हुए ये फॉरेन कंपनी पे भी लागू होंगे, अंडरलाइन कर लो। रूल 7 जो है वो ये कहता है दैट एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल, वो भी जमा कराएगी विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डे फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर के अगले 60 दिन में। AGM तो फॉरेन कंपनी की इंडिया में होगी नहीं, वो अपने कंट्री में करेगी। तो ये करा हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे के अगले 60 दिन में ROC को जमा करवाना होगा एनुअल रिटर्न, और इसका फॉर्म थोड़ा अलग है फॉरेन कंपनी के लिए, FC4 along with fees containing the particular as they stood on the close of financial year। तो आपको ये करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको भी जमा कराना पड़ेगा। कौन सी कंपनियों को? जो अपने FC फॉरेन कंपनी होती है उन। कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंटेंट, इसमें क्या क्या चीजें जो हमें लिखनी जरूरी है। कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न shall contain the following particular in consonance with section 92 clause 1। एनुअल रिटर्न जो उसमें करा नीचे बताई हुई चीजें लिखनी जरूरी है। जैसे कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई पहले पॉइंट में, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है कंपनी का, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है कंपनी का, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी कौन है, वो सारी डिटेल आ गई। दूसरा शेयर डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज, कंपनी में कितनी सिक्योरिटीज है, अलग अलग शेयर कितने, डिवेंचर कितने, अलग अलग सिक्योरिटीज, और शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी कि किसके पास कितने कितने परसेंट शेयर है, तो वो सारे भी आ जाएंगे। इट्स इंडेप्टनेस, इंडेप्टनेस हटा दी इसमें तो ये रहने दो, तीसरा पॉइंट क्रॉस लगा लो। चौथा पॉइंट आ रहा है इट्स मेंबर एंड डिवेंचर होल्डर अलोंग विद चेंज सिंस द क्लोज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर की लिस्ट, पूरी लिस्ट हमारे मेंबर्स यही है, क्रेडिट मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर, और उनमें पिछले साल से कोई चेंज आया तो वो भी, मतलब पिछले साल इसके पास इतने शेयर थे, इसके पास अगले साल इतने हो गए वो। तो मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर की लिस्ट अलोंग विद चेंज, इट्स प्रमोटर डायरेक्टर KMP अलोंग विद चेंज सिंस द क्लोज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रमोटर डायरेक्टर और KMP और उसमें पिछले साल से क्या चेंज आया वो भी। मीटिंग ऑफ मेंबर और ए क्लास बोर्ड और विद वेरियस कमेटी अलोंग विद अटेंडेंस डिटेल, मेंबर्स की कितनी मीटिंग हुई, बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई, और अलग अलग कमेटी की कितनी मीटिंग हुई, और उनमें अटेंडेंस की डिटेल भी किसने कितना अटेंड किया। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड KMP और डायरेक्टर्स को कितना सैलरी मिलता है वो। पेनल्टी और पनिशमेंट इम्पोज बाय द कंपनी, कंपनी पे कोई जुर्माना लगा है क्या डायरेक्टर पे, कंपनी पे, ऑफिसर पे, और डिटेल अगर कोई कंपाउंडिंग कराई है क्या हमने, और अपील मेड अगेंस्ट सच पेनल्टी, या और कोई अपील हमने करी है क्या पेनल्टी के खिलाफ, कल कोई कानून तोड़ा है तो उसकी डिटेल भी। मैटर रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस डिस्क्लोजर एज मे बी मेड, हमने क्या क्या कंप्लायंस करी है उन सब की डिटेल, कौन सा नियम मानने के लिए हमने कौन सा फॉर्म भरा, वो सारी डिटेल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके अलावा ये कह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो शेयर है वो भी,
एंड सच अदर मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब, और भी कोई मैटर जरूरी हो तो। अब एनुअल रिटर्न पे साइन को लेकर के भी आपको मैंने वहां एक बड़ी बात टेबल सा डायग्राम सा बनाया हुआ है, आप देखना चाहिए रजिस्टर और रिटर्न के अगर नोट्स बनाए हुए तो उसमें डायग्राम सा बना हुआ होगा, साइन कौन करता है इन पे। यहाँ वापस याद दिला देता हूं मैं आपको, बड़ी कंपनियां होगी उन पे दो दो सीएस के साइन होते थे, एक कंपनी का सीएस एक प्रैक्टिसिंग सीएस। छोटी कंपनियां होती है उन पे एक बाहर के सीएस के साइन ही पर्याप्त है, और बीच की कंपनियां उनके लिए क्या है, तीनों का देखिए। अंडर सेक्शन 92 क्लॉज 1 एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय, इस पे साइन किसके होंगे, एनुअल रिटर्न। देखो तीन चीजें अलग अलग होती है, इनके तीनों के साइन ध्यान रखो। एनुअल रिटर्न का यहाँ आ रहा है बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका आप पढ़ते हो बोर्ड रिपोर्ट पे साइन किसके होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किसके, वो 34 सेक्शन में पढ़ते हो कंपनी नोट। तो यहाँ पे देखिए आपको फिलहाल अंडर सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न इज टू रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय बोथ ए डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के साइन होने चाहिए और सीएस के साइन होने चाहिए, और वेयर देयर इज नो सीएस, और अगर सीएस नहीं है कोई कंपनी छोटी है तो प्रैक्टिसिंग सीएस यानी बाहर वाले सीएस के साइन होने चाहिए। ये तो कॉमन रूल है, एक डायरेक्टर एक सीएस, और सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग सीएस बाहर का, ये तो नॉर्मल कंपनी का रूल आ गया। अब देखिए छोटी कंपनी का क्या रूल आ रहा है, एनुअल रिटर्न ऑफ ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, ये छोटी कंपनियां हो गई, शैल बी साइंड, इनमें खुद का सीएस होता ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी कंपनियां है ओपीसी और स्मॉल। शैल बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है इनमें तो उसके साइन, और अगर वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और अगर सीएस नहीं है तो बाय द डायरेक्टर, अकेले डायरेक्टर के भी चलेंगे। द एक्ट ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब अब्रीज फॉर्म फॉर ओपीसी, ओपीसी के लिए, स्मॉल के लिए और दूसरी कंपनी के लिए सरकार चाहे तो वो छोटा फॉर्म भी तय कर सकती है। तो देखो इसमें यहाँ पे तो इसने नॉर्मल और छोटी कंपनियों का बताया, बड़ी कंपनियों का इसने अलग पॉइंट बना दिया नीचे सर्टिफिकेशन करके। तो नॉर्मल तो रूल आ गया कि साइन किसके होंगे, सीएस और एक डायरेक्टर के, और सीएस अगर नहीं है कंपनी में तो प्रैक्टिसिंग सीएस। ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए क्या है, ओपीसी और स्मॉल के लिए सीएस, और सीएस नहीं है तो डायरेक्टर। वहां देखो दोनों में से ऑप्शन आ गया, आप अलग अलग ध्यान रखो। नॉर्मल कंपनी आपको कोई हो तो आपको क्या रखना है, एक डायरेक्टर एक सीएस, सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग सीएस, यानी दो दो साइन हो गए, तो होगा ना एक डायरेक्टर एक सीएस, सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग सीएस। ओपीसी और स्मॉल के लिए क्या रूल आ गया, ओपीसी और स्मॉल के लिए एक सीएस और सीएस नहीं है कंपनी में तो डायरेक्टर, तो दोनों में से एक ही साइन हुए, सीएस और डायरेक्टर। फिर आगे क्या आ रहा है, ये बात इसने ऊपर लिख भी दी है, देखो साइनिंग करके दोनों साइड में। सर्टिफिकेशन ये बड़ी कंपनियों को करवाना होता है, तो एक तीसरी कैटेगरी हो गई, ये तो दो कैटेगरियां तो आपने पढ़ ली, अब तीसरी कैटेगरी को सर्टिफिकेशन बोला जाता है, बड़ी कंपनियों को कराना होता है, ये बाहर का सीएससी करेगा, वो नॉर्मल कंपनियों को साइन तो कराना होगा ही, उसके अलावा ये तीसरी चीज एक फॉर्मेलिटी और करनी होगी, मतलब एक नॉर्मल कंपनी को, पहले वाले दोनों नियम तो आपने नॉर्मल कंपनी के पढ़ लिए, अब वो नॉर्मल कंपनी वाले नियम तो सब कंपनी पे लगेंगे, छोटी कंपनी पे छोटे वाले लग जाएंगे, बड़ी कंपनियां नॉर्मल कंपनी है तो वो नॉर्मल वाले। बड़ी कंपनियां कुछ है उनको ये सर्टिफिकेशन और कराना होगा, यानी ये स्पेशल नियम आ रहा है केवल कौन सी कंपनी के लिए, वो देखिए। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, द एनुअल रिटर्न ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, अंडरलाइन करो कौन सी कंपनी के लिए आ रहा है, एक तो लिस्टेड कंपनी, और ए कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर या टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, तीन कंपनियां आ गई, लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, या कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ से, शैल बी सर्टिफाइड बाय ए सीएस इन प्रैक्टिस, इनको अपना एनुअल रिटर्न सर्टिफाई कराना होगा, किससे, सीएस इन प्रैक्टिस, बाहर वाले सीएस से भी, ये बड़ी कंपनियां इनमें खुद का सीएस तो होता ही है, इन पे नॉर्मल रूल तो लगेगा ही, पहले आपने पढ़ा था एक डायरेक्टर प्लस एक खुद का सीएस, वो दो तो साइन हो ही चुके, बाहर के सीएस से एक सर्टिफिकेट लेना होगा एमजीटी 8 में, ये रिटर्न का फॉर्म होता था एमजीटी 7, इसका आ गया एमजीटी 8, एक एक्सट्रैक्ट आया था पीछे, उसका आया था एमजीटी 9, तो ये एमजीटी 8 में लेना होगा क्या, इनको एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, फिर आगे क्या रहा है, एनुअल रिटर्न ऑफ ए लिस्टेड कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल टर्नओवर शैल बी सर्टिफाइड, ये सर्टिफाई कराना होगा, वो आया था साइन करवाना, सर्टिफाइड बाय सीएस इन फॉर्म नंबर एमजीटी 8, सर्टिफिकेट शैल स्टेट, और इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा दैट एनुअल रिटर्न डिस्क्लोज द फैक्ट, कि एनुअल रिटर्न में जो भी फैक्ट है वो करेक्ट है, एडिक्वेट है, एंड कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन ऑफ एक्ट, और कंपनी ने सारे नियमों को माना है, ये भी लिखा जाएगा कि कंपनी ने कोई भी नियम तोड़ा नहीं है। फिर आता है देखो
फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रार आपने पढ़ दिया, 60 दिन में जमा कराना होगा, वो रहने दो आप लोग दोबारा, ये फाइलिंग वाला आ चुका। प्रिजर्वेशन, ये कब तक सुरक्षित रखना पड़ता है ये देख सकते हो। प्रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू रूल 15, copies of all annual return filed under section 92 and copy of all certificate and document required to be annexed with it shall be preserved for a period of 8 years. एनुअल रिटर्न को ये करा 8 साल तक सुरक्षित रखना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को जमा कराने के बाद अगले 8 साल तक इनको सेफ रखना होगा। कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंस, अगर हम तोड़ेंगे नियम तो क्या होगा? इफ एनी कंपनी फेल टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न, अगर कोई कंपनी एनुअल रिटर्न नहीं जमा कराती है, such company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. And in case of continuing fault, और अगर कंटिन्यू फॉल्ट रखती है, फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 rupees for each day during which such failure continue, subject to a maximum penalty of 5 days. मिनिमम पेनल्टी आ गई 50,000 की, आपने नॉर्मल पेनल्टी तो पड़ी है वो, पर डे पेनल्टी 100 रुपया है और टोटल पेनल्टी 5 लाख। पुरानी बुक में थोड़ी अलग हो सकती है, देख लेना आप लोग। अगर कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस वाला है उसने गड़बड़ कर दी, उसने सर्टिफाई कर दिया एनुअल रिटर्न को, अदरवाइज देन इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट, और इस नियम को तोड़ के अगर उसने कन्फर्म किया है, सर्टिफिकेट फेक बना दिया, चेक करे बगैर ही सर्टिफिकेट दे दिया, इस शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो बाहर के सीएस को भी जुर्माना लग सकता है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक। वेबसाइट का डिस्क्लोजर आप लोगों ने पढ़ लिया, नीचे डिस्क्लोजर अंडर कंपनी एक्ट अलग से दिए में, वो आपको देखने नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद में पॉलिसी आपको जो यहाँ पे दे रखी है वो आप लोगों ने पॉलिसी सारी बता दी मैंने इन तीनों चारों पॉलिसी के बारे में। सीएसआर पॉलिसी आपने सीएसआर का पहले पढ़ा था, वहां टॉपिक आ गया, विसल ब्लोअर पॉलिसी का भी आ गया, दोनों का आ गया। नीचे फिर आगे सेबी की गाइडलाइन वाला भी पढ़ चुके आप लोग। ये सारा पढ़ने के बाद में देखो चैप्टर के एकदम स्टार्ट में आ जाइए, चैप्टर के एकदम स्टार्ट में आ गई क्या? एनुअल रिपोर्ट नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिस्क्लोजर बाय बोर्ड के नाम से दिया हुआ है, फिर नीचे एनुअल रिपोर्ट मिल गया क्या सबको? एनुअल रिपोर्ट, यस सर। तो देखो डिस्क्लोजर बाय बोर्ड ये चैप्टर पूरा आपने लगभग पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। थोड़ी सी जो बोरिंग थ्योरी थी मामूली बची हुई है 10-15 मिनट थी, वो आप लोग इसमें चैप्टर में कर लोगे तो आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आपके। देखो बोर्ड को क्या क्या करना पड़ता है वो आपको मैंने इस चैप्टर में बताया है। एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, वो अभी आपने पढ़ दिया। इसके अलावा आपने लास्ट में पढ़ा था सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन जो है वो आपको क्या कहती है, वो भी आपने पढ़ लिया एलओडीआर रेगुलेशन। और अब एनुअल रिपोर्ट, इसके बारे में एनुअल रिपोर्ट के बारे में वैसे आप लोग पढ़ चुके। एनुअल रिपोर्ट ऑब्लिक लगा के इसको दूसरा नाम कर लो बोर्ड रिपोर्ट, दूसरा नाम इसको क्या कर लो बोर्ड रिपोर्ट। कहां पढ़ी होगी आपने बोर्ड रिपोर्ट, याद आ रहा हो तो? बोर्ड रिपोर्ट की कौन सी सेक्शन होती है? 134 में पढ़ी आप लोग, है ना? तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है वो भी आपने स्पेशल सारे पॉइंट पढ़ दिए कि इस कानून में ये डिस्क्लोजर, सेक्सुअल हैरेसमेंट में ये डिस्क्लोजर, एलओडीआर में ये डिस्क्लोजर, फलाना एक्ट में ये डिस्क्लोजर, अलग अलग आ गए, शेयर बेस्ड पेमेंट वाली गाइडलाइन में ये डिस्क्लोजर, सारा आ गया। अब एनुअल रिपोर्ट में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर बता रहा है वो अब आप और देख लीजिए। कुछ तो बातें आ चुकी स्पेशल पॉइंट बना के, जो स्पेशल पॉइंट नहीं बन रहे वो बातें ये यहाँ पे डालता है। तो देखिए एनुअल रिपोर्ट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, आप सब जानते हो। एनुअल रिपोर्ट भी, एनुअल रिटर्न पढ़ रहे थे उसमें भी ये लाइन आई थी, इसमें भी आ रही है, लेकिन फर्क है एनुअल रिटर्न की सेक्शन 92 थी, वो सीधा आरओसी को भेजा जाता है, और ये एनुअल रिपोर्ट एजीएम में रखी जाएगी, बोर्ड रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोस्ट पब्लिक कंपनीज, ज्यादातर पब्लिक कंपनियां जो है इसको बनाती है टू डिस्क्लोज देयर कॉर्पोरेट एक्टिविटी ओवर द ईयर, साल भर की पूरी एक्टिविटी बताने के लिए। ये रिपोर्ट जो है वो एक तरह टिपिकली भेजी जाती है, सब शेयर होल्डर को भेजी जाती है एंड अदर स्टेक होल्डर, और दूसरे स्टेक होल्डर को भी वो यूज इट टू इवेल्युएट द फर्म परफॉर्मेंस, और इससे फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो पता चलती है, बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। फिर देखिए एज पर सेबी रेगुलेशन 34, सेबी की रेगुलेशन दे दी इसमें,
सेबी वाला पॉइंट नहीं देखना भाई, नहीं। या फिर एनुअल रिपोर्ट के बारे में तो वहां वाला ही ध्यान रखना, 134 सेक्शन पढ़ते हो ना, तो वहां 13 पॉइंट आते हैं, 13-14 पॉइंट, वो वहां वाले एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या डाले जाते हैं वो वहां वाले ही ध्यान रखना। एक चीज मैं अलग से जो बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग अगले पेज पे आइए, फिर ये आप एनुअल रिपोर्ट का रहने दीजिए इस टॉपिक में से, एनुअल रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट आप लोग वहीं पढ़ते हो वो सही है। ये बी पॉइंट एक दिया हुआ है देखो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये भी इसमें नहीं याद करना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर भी नहीं, फिर तो ये चैप्टर शुरू का हो गया, मतलब भागो मत आप लोग, मैं एक एक मिनट का ध्यान रख रहा हूँ कि प्रेजेंट रहो क्लास में। देखो यहां जाइए आगे, आप देखो पेज नंबर 352 पे देखिए, 352 बोर्ड रिपोर्ट नाम से, इसने वहां एनुअल रिपोर्ट करके इसको सेबी की गाइडलाइन के अनुसार वहां बता रखा है क्या क्या शामिल करना चाहिए, आगे इसको वापस लिख रखा है बोर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और क्या क्या शामिल करना चाहिए, ये यहाँ देख लेते हैं, फिर वो वहां सही नहीं दिया हुआ। 352 पेज आप देखो, वो वहां वाला तो छोड़ दो, जो भी पॉइंट दिए हुए ना उनमें से पढ़ाना था वो काम का पहले बता चुका। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आपके बेसिक बात है वो देखिए, इस बोर्ड रिपोर्ट का पैराग्राफ आपके 352 पे शुरू होता है, हेडिंग बोर्ड रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बोर्ड रिपोर्ट की तरह सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जो बोर्ड के द्वारा काम में लिया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने शेयर होल्डर के साथ। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है विच सर्व टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर को बताता है अबाउट द परफॉर्मेंस एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ कंपनी, इट्स मेजर पॉलिसी, रिलेवेंट चेंज इन मैनेजमेंट, फ्यूचर प्रोग्राम एक्सपेंशन का, मॉडर्नाइजेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, कैपिटलाइजेशन और रिजर्व एटसेट्रा, इन सब के बारे में बताता है। बोर्ड रिपोर्ट इनेबल द शेयर होल्डर, नॉट ओनली द शेयर होल्डर, ये ना केवल शेयर होल्डर के लिए बट आल्सो लेंडर, लेंडर के लिए भी काम की होती है, बैंकर, गवर्नमेंट, पब्लिक, सबके काम की होती है, टू मेक एन अप्रेजल, ताकि हम अप्रेजल कर सके कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस को ताकि हम चेक कर सके, एंड प्रोवाइड एन इंसाइट अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ, और ये कंपनी की फ्यूचर के बारे में भी बताता है और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बताता है। बोर्ड रिपोर्ट का कंपनी एक्ट में प्रोविजन कहा है, आप देखो वो एनुअल रिपोर्ट शुरू में नाम दिया हुआ था वो बिल्कुल ही रहने देना है आपको, ये बोर्ड रिपोर्ट अब जो मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड रिपोर्ट ध्यान रखनी है, ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ी है, साथ ही साथ सेक्शन 134 पढ़ी है, देखो इसके लिए लिखा हुआ भी आ रहा है, आप पेज पे देखिए अगले 2 पैराग्राफ छोड़ के, उसके बाद मैटर टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है वो एक तरह सेक्शन 134 में बताया हुआ है कंपनी एक्ट में, आप एक तो वो पढ़ते हो, इसके अलावा और भी कई सारी सेक्शन है जो आप लोगों ने पढ़ ली सारी, 67 में बताया हुआ है क्या लिखना है, 92 में बताया हुआ है, 129, 113 में बहुत सारी सेक्शन में लिखा हुआ है जो सारी पढ़ चुके आप, अलग अलग सेक्शन सब अलग अलग। अब 134 जो सेक्शन है उसमें क्या डिस्क्लोजर देने को बोला हुआ है वो अगले पेज पे आ जाइए, डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 134 क्लॉज 3, एक बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखना होता है, बोर्ड रिपोर्ट में स्पेशल जो जो लिखना होता है अलग अलग धाराओं में वो सब पढ़ चुके, अब बोर्ड रिपोर्ट की जो ओरिजिनल धारा है 134 वो बता रहा हूँ, ओरिजिनल धारा ओरिजिनल सेक्शन में क्या लिखने को बोला हुआ है वो, अलग अलग सेक्शन वाइज तो हमने पढ़ लिया, हमने जो सारी अपने कमेटीज के बारे में और के बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में, पॉलिसी के बारे में, इवन सेबी की गाइडलाइन भी पढ़ ली कि उसमें क्या बोला हुआ है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखना है, लेकिन 134 अब पढ़ रहे हैं, इनमें पॉइंट के नाम तो आपके वहां पे भी आए थे, आपने जो चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स वाला वहां पे बोर्ड रिपोर्ट आई थी, उसमें सब 13-14 पॉइंट के नाम तो आए थे, यहाँ पे शायद थोड़ी डिटेल देगा ये, तो अगले पेज पे डिस्क्लोजर देखो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सीधा इस लाइन में आ जाना, इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट शैल इंक्लूड, मिल गया क्या, बोर्ड रिपोर्ट में क्या शामिल होगा, सेक्शन 3 134 की, एक तो वेबसाइट का एड्रेस, वेब एड्रेस, अगर एनुअल रिटर्न जो आपने पढ़ा था वो वेबसाइट पे डाला हुआ आपका एनुअल रिटर्न 92 वाला, तो उसका एड्रेस यहाँ पे देना होगा, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड, दूसरा में क्या डालना होगा कि कितनी बोर्ड की मीटिंग हुई साल भर में वो लिखना होगा, ये कुछ चीजें ऐसी मिलेगी आपको जो एनुअल रिटर्न में थी वही चीजें यहाँ एनुअल रिपोर्ट में भी आ गई, दोनों में कॉमन। बोर्ड रिपोर्ट शुड कंटेन टोटल नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हमें ये भी लिखना होगा साल भर में कितनी मीटिंग हुई, अकॉर्डिंग टू एसेस नंबर एंड डेट ऑफ मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी डिस्क्लोज, कितनी मीटिंग हुई कौन सी तारीख को हुई वो, एक डीआरएस हमें डालना होगा, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये डीआरएस क्या होता है देखो इसका डिटेल भी बता रहा हूं मैं नीचे आपको,
डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सेक्शन 134 के तहत डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेट आउट द फॉलोइंग अफर्मेशन। इसमें नीचे बताई हुई बात को हम लोग अफर्म करेंगे, हम लोग प्रमाणित करेंगे डायरेक्टर लोग कि भाई हाँ हमारी जवाबदेही है, हमने ये सारी चीजें कंपनी में चेक कर ली। क्या क्या अफर्मेशन देंगे, क्या क्या हम गारंटी देंगे एक तरह से। पहला, इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, कि हमने जो एनुअल अकाउंट बनाए कंपनी के, अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड, हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं अलोंग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और कोई डिपार्चर किया, अगर कोई एएस फॉलो नहीं किया तो वो भी हम लिखेंगे। इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड, कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने फॉलो किए, कौन से। दूसरा, डायरेक्टर्स हैव सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसी, डायरेक्टर्स ने वो अकाउंटिंग पॉलिसी काम में ली है एंड अप्लाइड, और अप्लाई की है देम कंसिस्टेंटली। डायरेक्टर हैड सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली, डायरेक्टर्स ने जो पॉलिसी सेलेक्ट किया उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है, हमेशा एक जैसा लागू किया है। एंड मेड जजमेंट एंड एस्टिमेट, और वो अनुमान लगाए हैं दैट आर रीजनेबल एंड प्रूडेंट, जो जरूरी थे, सो एज टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी, ताकि कंपनी की ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल सके एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पीरियड। कंपनी की ताकि सही स्टेट ऑफ अफेयर पता चल सके, कंपनी का सही प्रॉफिट लॉस पता चल सके, उसके लिए हमने सही अकाउंटिंग पॉलिसी काम में ली है कंसिस्टेंटली। थर्ड, डायरेक्टर्स क्या प्रमाणित करेंगे, डायरेक्टर्स हैव टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर, कि डायरेक्टर्स ने उचित सावधानी बरती है फॉर दैट मेंटेनेंस ऑफ एडेक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पर्याप्त अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने में पर्याप्त सावधानी बरती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डायरेक्टर्स हैव टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर, डायरेक्टर्स ने उचित सावधानी बरती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखने में, फॉर सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने में, एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, और कोई भी फ्रॉड या इरेगुलरिटी को रोकने में। चौथा, डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट, कि डायरेक्टर्स ने एनुअल अकाउंट जो बनाए वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर बनाए, चालू व्यवसाय की अवधारणा मानते हुए कि व्यवसाय कंपनी का हमेशा चालू रहेगा। पांचवा, डायरेक्टर्स अगर लिस्टेड कंपनी के हैं हैड लेड डाउन इंटरनल कंट्रोल, तो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल भी फॉलो किया है क्या, टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, और इंटरनल कंट्रोल एडेक्वेट था या नहीं वो भी लिखा जाएगा। छठवां, डायरेक्टर हैड डिवाइस प्रॉपर सिस्टम, कि डायरेक्टर ने क्या पर्याप्त प्रणाली बना रखी है क्या, टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज, कि वो सारे लॉ कंपनी फॉलो करती रहे, उसके लिए कोई सिस्टम बना रखा है क्या, और क्या वो सिस्टम एडेक्वेट है क्या। तो ये 6 बातें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी सही काम में ली है कि नहीं ट्रू एंड फेयर के लिए, एडेक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, असेट्स की सेफगार्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, एनुअल अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के आधार पे बनाए कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल अगर लिस्टेड कंपनी है तो, और कोई सिस्टम जो कंप्लायंस करवाने के लिए बना रखा हो। नीचे तीसरी चीज के बाद चौथी, एक नंबर वेब एड्रेस आ गया, दूसरा नंबर ऑफ मीटिंग, तीसरा डीआरएस, चौथा डिटेल इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हुआ है रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने कोई फ्रॉड पकड़ा है सेक्शन 143 के तहत, अदर देन दोज, उस फ्रॉड को छोड़ के, विच आर रिपोर्टेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फ्रॉड रिपोर्ट होता है उसके अलावा कोई फ्रॉड पकड़ा है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पढ़ते हो 143 में 1 करोड़ से बड़ा फ्रॉड रिपोर्ट होता है, मतलब 1 करोड़ से बड़ा फ्रॉड को यहाँ पे नहीं लिखना, 1 करोड़ से छोटे फ्रॉड की रिपोर्ट यहाँ करनी होगी। तो कोई डिटेल उस फ्रॉड की जो सेक्शन 143(12) के तहत ऑडिटर ने पकड़ा है, और वो उसको छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो गया उसको छोड़ के। नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड रिमेडियल एक्शन। ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर, ऑडिटर जो है वो उस फ्रॉड की रिपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, जो 1 करोड़ या उससे बड़ा फ्रॉड है उसकी रिपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। पांचवी चीज, ए स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा अपने डिक्लेरेशन दी जाती है, उसको लेकर के स्टेटमेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 के तहत आप पढ़े हुए भी हो कि जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर, और कभी कोई चेंज होता है तब वो क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा कि भाई जो भी इसमें सूचनाएं हैं वो सारी क्या है, नहीं, वो डिक्लेरेशन देगा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी इंडिपेंडेंस में कोई खतरा नहीं। तो ये पांचवी बात। छठवीं बात, कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, कंपनी ने क्या पॉलिसी काम में ली है डायरेक्टर को अपॉइंट करने में और रेम्यूनरेशन में, इनके खाली नाम ध्यान रख रहे हैं जिनको मैं अंदर नहीं पढ़ रहा। सातवां, एक्सप्लेनेशन और कमेंट बाय द बोर्ड, बोर्ड का क्या रिप्लाई है,
ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क मेड बाय ऑडिटर। एक्सप्लेनेशन या कमेंट देना होगा बोर्ड को, अपने जो भी कमियां निकाली गई है ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट में या सीएस के द्वारा जो रिपोर्ट में कमियां निकाली गई है उस पे बोर्ड का क्या रिप्लाई है। 8 नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186। दूसरी कंपनियों को हमने कोई लोन दिया है, गारंटी दी है, तो उसकी डिटेल लिखनी होगी। 9 नंबर, पर्टिकुलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 188। हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए, उनकी डिटेल डालनी होगी 9 नंबर। 10 नंबर, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, कंपनी की आर्थिक स्थिति पे कमेंट डालना होगा। 11 नंबर, अमाउंट, 10 नंबर आया अमाउंट की पेनी विच प्रपोज टू कैरी ऑन रिजर्व। हम कोई रकम रिजर्व में डालना चाहते हैं क्या, वो कितना परसेंट रिजर्व में डालना चाहते हैं। 11 नंबर, अमाउंट की पेनी विच रिकमेंड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हमें कितना चुकाना है उसको लेकर के क्या सुझाव है वो। द अमाउंट की पेनी विच इट शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। 12 नंबर, मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट की पेनी अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे असर डालता हो, विच हैड अकर्ड, और जो किस दौरान हुआ हो, बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेके टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेकर के रिपोर्ट बनाने की तारीख तक कोई बड़ा चेंज हुआ है तो उसके बारे में मटेरियल चेंज। 13 नंबर, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण हम कैसे कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, तकनीकी हमने कोई बताई है क्या, तकनीकी हमने कोई नई अब्जॉर्ब करी है क्या। फॉरेन एक्सचेंज कितना आया कितना गया, अर्निंग और आउटगो इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। 13 नंबर ये। 14 नंबर नीचे एंड, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। 14 पॉइंट होते हैं मेन, तो एक दो इसने 5-4 और बना रखे। 14 पॉइंट तक आप ध्यान रखिए। एक सीएसआर का बना रखा है, वो पॉइंट आगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर, ये आजकल चालू हो गया। और 16 नंबर बना रखा है बोर्ड इवेल्युएशन। तो ये 16 पॉइंट के नाम आप ध्यान रख सकते हो। 1-2 पॉइंट जिसकी मैंने डिटेल पढ़ी है उनकी डिटेल। फिर देखिए आपको आगे, अब चैप्टर पूरा हो चुका है। ये चैप्टर आप शुरू से अब पढ़ो ना घर पे, तो आप शुरू से पढ़ना चालू करना। देखो मैं आपको बताऊं, एक बार शुरू से चैप्टर निकाल लो, मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ा रखा, वो आप लोगों को सबको जो आए पता चल जाए। चैप्टर स्टार्ट में आपको एनुअल रिपोर्ट का जो शुरू में दिया हुआ है वो पोर्शन मैंने आपको कटवा दिया। एनुअल रिपोर्ट, सीजी रिपोर्ट, वो कटवा दिया। फिर चैप्टर एक तरह से शुरुआत में आपको 3-4 पेज तक कुछ नहीं पढ़ाया हुआ। फिर स्टार्ट हुआ है बोर्ड रिपोर्ट से। बोर्ड रिपोर्ट से आप लोगों ने पढ़ा है अभी ये 14 पॉइंट 16 पॉइंट, ये आप लोगों को ध्यान रखने नाम। फिर इसके बाद में 16 पॉइंट के बाद में मैंने आपको पिछले क्लासेज में पढ़ाया हुआ है, वहां से देखना चालू कर देना। लास्ट क्लास में, परसों वाली क्लास में पढ़ाया था 360 पेज से, डिस्क्लोजर इक्विटी शेयर से जुड़ा हुआ क्या करना होगा। ये बोर्ड रिपोर्ट में आ रहा है क्या डिस्क्लोजर करना होगा। ये बोर्ड रिपोर्ट के 16-14 पॉइंट तो आपने पढ़ ही लिए थे। उनके अलावा दूसरी धाराओं में, वो तो 134 में बताए हुए 14 पॉइंट, तो आपको नाम पूछ ले कि धारा 134 में कौन कौन से पॉइंट बताए हुए, उनमें से 5-10 के नाम लिख देना। फिर आपको उसके अलावा स्पेशल क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ इक्विटी शेयर, अपने ऐसे पूछा जाए कि इक्विटी शेयर अंडर डिस्क्लोजर, डिफरेंशियल राइट वाले को लेके क्या डिस्क्लोजर देना होगा, तो ये बताना। स्वेट इक्विटी शेयर को लेके बोर्ड की रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर देना होगा, तो उसके नीचे। ईएसओपी को लेके पूछे तो उसके नीचे। उसके आगे 362 पेज पे सेक्शन 367 कटा दी थी। फिर सीएफएस को लेके पूछे तो वो वॉलंटरी रिवीजन को लेकर के आपको कटा दी होगी। फिर सीआरएस को लेके पूछे तो वो बताया था। फिर कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी को लेके पूछे तो डिटेल ऑफ विजिल मैकेनिज्म को लेके, रेम्यूनरेशन को लेके ये सारा बताया था। फिर आज बताया था 366 पेज से सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को लेके क्या डिस्क्लोजर करना होगा, और एक्सपेक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, सेक्सुअल हरेसमेंट लास्ट क्लास में बता दिया था, आईईपीएफ बता दिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आज बताया। अप्रूवल बोर्ड रिपोर्ट की आपको मैंने नहीं बताई। बोर्ड रिपोर्ट का साइन कौन करता है वो आप वैसे उसमें भी पढ़ सकते हो, और आपको यहाँ पे भी देखो 2 मिनट लगेंगे, बता देता हूँ। अप्रूवल, इस पे अप्रूवल बोर्ड रिपोर्ट की पहले तो कौन देगा, ये इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट हमने जो बनाई है, इस पे अप्रूवल देगा बोर्ड। आपने कंपनी एक्ट की धारा 134 में पढ़ा है, बोर्ड रिपोर्ट शुड बी कंसीडर्ड अप्रूव्ड एंड साइंड एट ए मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड देगा इसको अप्रूवल, नाम ही बोर्ड रिपोर्ट है तो बोर्ड ही देगा अप्रूवल। कन्वेंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एंड आगे ये कार्डो सेल नॉट बी डील्ड वाला। साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करता है, नीचे बॉक्स में देख लो। अगर चेयरमैन ऑथराइज द बोर्ड कंपनी की तरफ से तो चेयरमैन साइन करेगा, और चेयरमैन ऑथराइज नहीं होता तो आपने पढ़ा होगा 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, जिनमें से एक कौन होगा, एमडी।
फिर नीचे सर्कुलेशन वाला नहीं बताया, 136 वगैरह 137 ये आपके सारे उसके पार्ट है, आप जो पढ़ते हो सेक्शन 136(7) कंपनी एक्ट में पहले वो। फिर 11वां पॉइंट बताया हुआ 370 पेज पे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। फिर 30 का एनुअल रिटर्न मैंने पूरा बताया अभी आपको एनुअल रिटर्न का। फिर वेबसाइट डिस्क्लोजर 374 पेज पे, ये लास्ट पिछली क्लासेज में हो चुका। फिर उसके नीचे आ गया डिस्क्लोजर दिया हुआ है कंपनी एक्ट वाला, ये कटा दिया आपको। फिर पॉलिसीज दे रखी है वो आपको कटा दी। फिर वेरियस पॉलिसीज 380 पेज पे जो एलओडीआर रेगुलेशन के अनुसार फॉलो करनी होती है, वेरियस पॉलिसीज ये आपको पढ़ा दी थी पहली क्लास में, तो ये सारी चीजें आपको बता दी। अब इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा, कुछ ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है वो आपको मैं कल वाली क्लास में ड्राफ्टिंग का पोर्शन लूंगा, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से पिछले अभी अगस्त वाले पेपर में 25 नंबर के क्वेश्चन कवर हुए, 25 से देखेंगे तो ज्यादा के मिल जाएंगे 30 नंबर के। आप कहोगे कि सर अकेले चैप्टर में कैसे हो सकते हैं कितने, देखो ए पार्ट दिखने को तो हमें 50 नंबर का लगता है, लेकिन ए पार्ट में दूसरे क्वेश्चन में चॉइस भी तो आती है ना, 15-16 नंबर का होता है वो, तो 65 नंबर का पेपर हो जाता है अगला पेपर। एग्जामिनर हम सोचते हैं 65 नंबर का, उसको 50 वाले में एक 15 नंबर की चॉइस 16 नंबर की मिल गई, तो वो 65 नंबर में से 25 नंबर का अकेले चैप्टर में से डाल दिया, कोई विश्वास नहीं करेगा इसका। आप चाहे पेपर में देख लेना, कल मैं मिलान भी करवा दूंगा। तो इस चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद में ड्राफ्टिंग के बाद में हम एक चैप्टर में भी जाएंगे कंप्रोमाइज अरेंजमेंट वाले में भी, और भी। तो ए पार्ट की आप लोग सारी चीजें जो बता रहा हूँ नॉर्मल जो रूटीन में आप चीजें पढ़ रहे हो वो पढ़ते ही रहो, और ये चीज भी आपको और पढ़ते रहना है। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्लोबल डेवलपमेंट वाला बताए, दोनों ये बोनस मार्क्स वाले चैप्टर है, इन दोनों को पढ़ने से ही अपने 15-20 नंबर तो इंक्रीज हो गए। अगर हम इनको अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ तो मिलेगा ही उनमें, मतलब 20 नंबर का आता है पेपर तो आप 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर आराम से इनमें ला सकते हो। दोनों चैप्टर में कम से कम आएगा दोनों में से 20 नंबर का। दूसरी बात आप सुनिए, मैं बोर्ड वाले चैप्टर के वो सेक्शन 149 से 176 तक आज कोशिश करता हूँ भेजने की आपको, वो आप लोग प्रिंट में चाहते हो क्या या सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लोगे, बोलो। जैसे लिखवाए हुए हैं वो प्रिंट में चाहते हो तो आप लोग प्रिंट उनका निकलवा लेना या मेरे को बोल देना, वो चार्जेबल रहेंगे, लेकिन वो क्योंकि अब नोटबुक के पेज हैं तो पेजों की संख्या भी ज्यादा हो जाती है ना फिर वो, लेकिन हम कोशिश क्योंकि हम बल्क में करवाते हैं तो वो 10-20-30 रुपए में हो जाते हैं, 50 रुपए में हो जाते हैं एक पेज। आप करवाते हो तो वो फोटोकॉपी के 300-500-1000 ऐसे रुपया मांगता है, एक पेज का ही वो 5 रुपया 10 रुपया बोलेगा, और वो सही सेट और नहीं करते। लेकिन वो ये कि भाई आप आओगे लेओगे तब आप पे है डिपेंड, वरना सॉफ्ट कॉपी तो मैं आज भिजवा दूंगा आपको। तो उनको बी पार्ट को अगर कोई पढ़ना चाहे अभी तो पढ़ लेना, बाद में पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ लेना, ज्यादा फोकस अभी सेटअप पे रखो। आप सेटअप का टेस्ट है तो उसको फोकस रखो पूरा। अभी क्लास एंड कर